हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। बिकॉज ये एग्जाम सीजन है, बहुत सारे आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। सो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हर एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस यूजुअली काफी सारे एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली रिपोर्ट के नाम और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड होके आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिपोर्ट निकाली है, उसमें कंट्रीज की कुछ पर्टिकुलर रैंकिंग्स आई हैं, तो उसके बेसिस पे होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा वास्ट हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और उसमें रिपोर्ट के अंदर की थोड़ी डिटेल्ड डिस्कशन के ऊपर, डिटेल्ड डेटा के ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस आते हैं, और वो थोड़ा सा घुमा के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सो वी विल ब्रिंग 2 वीडियोस। One would be videos of indices part 1 and second would be part 2. सो बेसिकली हम अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 के आसपास जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट 2023 वाली ये रिपोर्ट जो है, ये यूनाइटेड नेशन ने इसको पब्लिश किया है, और इसमें बेसिकली कंट्रीज का जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एस्टिमेशन है, यानी कि ग्लोबल जीडीपी का एस्टिमेशन है। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 2022 में ये एस्टिमेट किया गया था कि 3% के हिसाब से, 2022 में 3% के हिसाब से ग्लोबल जीडीपी ग्रो की है। लेकिन यही ट्रेंड 2023 में कम हो गया है, और इस बार हमारी जो ग्लोबल जीडीपी है, यानी कि सभी कंट्रीज की जीडीपी को अगर मिला दें, तो ग्रोथ 1.9% तक ही रहेगी। सो काइंड ऑफ ये डिक्रीज है। सो इसके रीजंस क्या क्या हैं, और उसके अलावा और क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट में जो देखी गई हैं। सबसे पहले कि वर्ल्ड एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है, बोला जा रहा है कि वो 9% के आसपास है। एवरेज इन्फ्लेशन रेट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। ये 2022 में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में 9% था, कुछ कंट्रीज में कंपैरेटिवली काफी कम था, 5 या 4 के आसपास था। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिसमें बहुत ज्यादा डबल डिजिट्स में, यानी कि सीनियर वाले जो डबल डिजिट्स हैं, उसमें भी इन्फ्लेशन देखने को मिला है। सो इसके चलते क्या है कि देखिए रीजंस क्या है। एक तो वर्ल्ड जो है वो अभी तक कोविड-19 का जो क्राइसिस आया था, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का लॉसेस हुए थे, ग्लोबल सप्लाई चेन में शॉर्टेजेस आई थी, और रॉ मटेरियल को एक्सेस करना दिक्कत हो गया था। उसके अलावा डोमेस्टिक डिमांड्स कम हो गई थी वेरियस कंट्रीज में। तो उन कारणों की वजह से एक तो कंट्री क्राइसिस में गई हैं, इन अ सेंस की कंट्रीज में रिसेशन देखने को मिला है। जॉब रिकवरी बहुत स्लो हुई है उसके बाद से, कोविड-19 के बाद से, और सप्लाई चेन उतने ज्यादा स्ट्रांग अभी नहीं हो पाए हैं। उसके अलावा जो है, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस के बाद सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये चीजें इसमें देखने को मिली हैं। उसके अलावा बोला गया है कि अगर एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन करें, कि मेन और वुमेन की एम्प्लॉयमेंट में देखें, तो वुमेन की एम्प्लॉयमेंट कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली ज्यादा कम हुई है। कि अगर हम पैंडेमिक के पहले और पैंडेमिक के बाद अब वाले टाइम पीरियड को कंपेयर करें, तो मेन की तो फिर भी, जिन मेन ने जॉब लूज की थी उनको फिर भी जॉब्स वापस मिल गई हैं, लेकिन विमेन ने जो जॉब लॉस हुआ था विमेन का, वो कंपैरेटिवली अभी भी हम प्री पैंडेमिक लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। वर्ल्ड का ग्रोथ आउटपुट, वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ कैन बाउंस बैक टू 2.7%। बोला जा रहा है कि हमारी जो आउटपुट की ग्रोथ है वो हो सकता है कि 2024 तक आते आते 2.7% तक वापस आ जाए, अगर मतलब कि वॉर की सिचुएशन थोड़ी ठंडी हो जाती है, और सप्लाई चेन की जो डिस्ट्रप्शंस हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी कूल डाउन होती हैं। रशियन एक्सपोर्ट्स 2022 में ऑल्दो इंक्रीज हुए हैं, ऑल्दो रशिया पार्टिसिपेंट खुद था डायरेक्टली वॉर में, इनिशियल अग्रेसर भी बोला जा रहा है उसको यूक्रेन के ऊपर, तो फिर भी उसका देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है। उसका एक रीजन ये है कि चाइना, इंडिया और टर्की ने काफी ज्यादा वहां से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा अगर साउथ एशिया की बात करें, तो इकोनॉमिक आउटलुक सिग्निफिकेंटली डिटीरियोरेट हुई है, यानी कि इकोनॉमिक आउटलुक खराब हुई है, क्योंकि इन रीजन्स में फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ी है। उसके अलावा एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, मॉनिटरी टाइटनिंग हुई है, यानी कि मनी सप्लाई कम हुई है, और भी फिस्कल वल्नरेबिलिटीज के चलते यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है। एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2022 में साउथ एशिया की 5.6% के पास जीडीपी ग्रो की है, लेकिन 2023 में 4.8% के पास आ जाएगी। उसके अलावा जिन कंट्रीज ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से
फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया है, उन कंट्री की सिचुएशन बोला जा रहा है कि हो सकता है उनको और आगे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या स्पेसिफिकली श्रीलंका के केस में। इंडिया का प्रोस्पेक्ट इस रिपोर्ट में क्या था कि इंडिया में जो ग्रोथ है, ठीक है, एक्सपेक्टेडली वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ रेट फिर भी स्ट्रांग है, 5.8% के हिसाब से हमारा जो है ग्रो करेगा 2023 में। ऑल्दो पहले एस्टिमेट किया गया था 2022 में कि 6.4% का ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड ओवर हायर इंटरेस्ट रेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो भी काफी एक काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी है, ठीक है। दूसरा बात कि ग्लोबल लेवल पे हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल स्लो डाउन से ऑल्दो हमारा जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक डिमांड कितनी है। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी होने के कारण हमें थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स कम आती हैं। दूसरा कि एक्सपोर्ट्स, हम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट ठीक है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट्स में स्लो डाउन आने की वजह से चीजों की एक्सपोर्ट कम हो जाता है, उनकी डिमांड कम हो जाती है तो एक्सपोर्ट कम हो जाता है। तो इन दो कारणों की वजह से ग्लोबल जो चीजें होती हैं, ग्लोबल जो सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, अगर रिसेशन है तो हमारी कंट्री में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंडिया की फूड एंड एनर्जी सब्सिडीज जो है, अब यही कि इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, हमारा फिर भी ग्रोथ रेट ठीक रहेगा, उसका रीजन ये है कि इंडिया जो है वो काफी फूड के एरिया में, एनर्जी के एरियाज में काफी ज्यादा सब्सिडी देता है, और साइड बाय साइड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंपैरेटिवली रहती है, गवर्नमेंट ठीक ठाक स्पेंडिंग करती रहती है, जिसकी वजह से एक स्टिमुलस आता रहता है मार्केट में, और हमारी कंट्री एकदम से डाउनफॉल नहीं देखने को मिलता। उसके अलावा इंडिया 6.7% के आसपास ग्रो करेगा 2024 में, और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके अलावा देख बात करें तो एनुअल इन्फ्लेशन जो है उसको 7.1% 2022 में एस्टिमेट किया गया था, और इंडिया की इन्फ्लेशन जो है बोला जा रहा है कि अब 7.1% से 5.5% तक आ जाएगी 2023 में, क्योंकि अभी तक इन्फ्लेशन काफी अच्छा रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि 2023 में ग्लोबल कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से मॉडरेट होंगे। उसके अलावा करेंसी डिप्रोसिएशन जो है वो भी स्टेबल होगा, और उसके अलावा इन सारी चीजों के ठीक होने की वजह से क्या होगा कि हमारी कंट्री में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि वर्ल्ड ओवर जो इन्फ्लेशन होती है, जब हम किसी कंट्री से सामान इंपोर्ट करते हैं तो वो इन्फ्लेशन भी साथ में आ जाती है, साथ में इन्फ्लेशन भी इंपोर्ट होती है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होगी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एक अच्छा सिग्नल आ सकता है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी इस रिपोर्ट में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2022 में वो डिक्लाइन किया है। बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, पहले क्या था कि जब पेंडेमिक आई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। सो अब क्या हुआ है कि वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कंपैरेटिवली अब ठीक होना शुरू हो गया है, ठीक है, क्योंकि अर्बन एंड रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और उसका मेन रीजन ये है कि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक डिमांड वापस से रिकूप हो गई है, पहले जैसी हो गई है जैसे कोविड-19 से पहले थी। हालांकि अगर कंपैरिजन की बात करें यूथ की और ओल्ड एज की, मतलब ओल्ड नहीं बोल सकते हैं, मतलब सीनियर लोगों में, सो यूथ की कंपैरेटिवली जो एम्प्लॉयमेंट है वो अभी कम है। अगर पेंडेमिक के हिसाब से इसको हम कर रहे हैं कि कोविड-19 से आने से पहले यूथ अगर 100 यूथ एम्प्लॉयड थे और 100 ओल्ड पीपल एम्प्लॉयड थे, तो अब हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ओल्ड पीपल तो अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास दोबारा से एम्प्लॉय हो गए हैं, लेकिन हमारा यूथ का पहले अगर 100 था तो अभी 80 टू 85 के आसपास है। हमारा यूथ की एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंपैरेटिवली उस लेवल की रिकूप नहीं कर पाई है, और पर्टिकुलरली जो यंग विमेन की है उसकी तो स्पेसिफिकली नहीं कर पाई है, उसकी स्पेसिफिकली यंग मेन से भी कंपैरेटिवली कम है। अब रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उनको बहुत ध्यान से कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके, एक बैलेंस बनाया जा सके किस किस चीज में। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। हम अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि मार्केट में से मनी को सक किया जाता है ताकि लोगों के हाथों में पैसा कम हो, लोगों के हाथों में पैसा कम होता है तो इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली कम हो जाती है। एक इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ता है मार्केट में से, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट वगैरह इंक्रीज करने पड़ते हैं। दूसरा कि अगर हमें
एक स्टिमुलस देना है मार्केट में, ग्रोथ को स्पर करना है। तो ग्रोथ को स्पर करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिसेशन को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है कि मार्केट में पैसा पंप इन करना पड़ता है, पंप इन करनी पड़ती है, पैसा इंक्रीज करना पड़ता है। तो पैसा इंक्रीज कैसे होता है कि अगर बैंक वगैरह जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर लेते हैं, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करना पड़ता है। अब इन्फ्लेशन भी साथ में चल रही है और रिसेशन भी साथ में चल रहा है, तो हमें अपनी पॉलिसीज इस हिसाब से लेके आनी है कि हमारी इन्फ्लेशन भी ध्यान में रहे, इन्फ्लेशन भी ज्यादा ना बढ़े, लेकिन हमारी कंट्री में एक रिसेशन भी खत्म हो, यानी कि मार्केट में मनी भी आए, पैसा भी आए, ताकि नए नए बिजनेसेस भी चले और साथ में जो हमारी मार्केट है उसमें भी डिमांड बनी रहे। सो सेंट्रल बैंक्स को ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा साथ साथ जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी अपनी स्पेंडिंग उस हिसाब से उसके साथ मैट्रिक्स के हिसाब से मैच करके करनी पड़ेगी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है इसमें कि गवर्नमेंट्स को अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होगी, उसको पैसा कैसे रीएलोकेट करना है, किन सेक्शंस में रीएलोकेट करना है, किस सेक्टर ऑफ मार्केट में रीएलोकेट करना है और किस सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यानी कि वल्नरेबल ग्रुप्स में को बेनिफिट देने के लिए चीजें करनी है। इन अ सेंस कि वल्नरेबल सेक्शन को कैसे किया जा सकता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली पॉलिसी इंटरवेंशन करनी पड़ेगी जिससे वो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन का स्पेसिफिकली ध्यान रख सके। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा इसमें स्पेसिफिक एक बात बोली गई है कि हमें अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनकी फाइनेंसिंग को इंक्रीज करना है, उसको भी हमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कमिटमेंट लेके आनी है कि हम इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। सो ये इस रिपोर्ट के बारे में था। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, माइग्रेंट रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। सो ये रिपोर्ट का टाइटल था और ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक ने इसको पब्लिश किया है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आती है। 1978 से रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है और इंटरनेशनल बैंक में भी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जो है इसको पब्लिश करता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक इसको ऑलमोस्ट पब्लिश करता है। ये एक इन डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है किसी भी कंट्री में। इसकी मेजर फाइंडिंग सबसे पहले क्या है कि कह रहे हैं कि वर्किंग एज एडल्ट का नंबर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कम हुआ है और आने वाले कुछ डेकेड्स में ये वर्किंग एज पॉपुलेशन का और भी ज्यादा कम हो जाएगा। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ रेट इन अ सेंस कि बर्थ रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो मीडियम एज की पॉपुलेशन है वही है। तो आने वाले जो इस टाइम पे सपोज कीजिए 35 एज ग्रुप का पर्सन है, वो आने वाले 20 साल में 25 साल में उसकी एज इंक्रीज हो जाएगी और वो 55 प्लस 60 प्लस हो जाएगा, तो वो वर्किंग एज वाले ग्रुप से बाहर चला जाएगा। सो इसीलिए बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ डेकेड्स में वर्किंग एज एडल्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम होंगे। स्पेन की बात करें तो वहां पे 47 मिलियन पीपल हैं। बोला जा रहा है कि इनकी पॉपुलेशन 2100 मतलब 2100 ईयर तक इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1/3 से भी कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि अबव 65 ऑफ की एज में, मतलब इस टाइम पे अगर देखें तो पीपल अबव 65 ईयर ऑफ एज वहां पे 20% पीपल हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में इसकी 39% पॉपुलेशन जो है वो 65 ईयर से एज ग्रुप में ज्यादा हो जाएगी। सो अभी इसका क्या रेमिफिकेशन है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सीनियर पीपल होते हैं उतनी ज्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है, लेकिन मार्केट्स को चलाने के लिए और मार्केट को चलाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हमें यंग पॉपुलेशन की, डायनेमिक पॉपुलेशन की, वर्किंग एज पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जो मोस्ट लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी और इनके लिए क्या है कि अब लो इनकम कंट्रीज को साइड बाय साइड क्या करना होगा कि इन अपनी जॉब्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ यंग पीपल इंक्रीज होगा तो उनको जॉब भी प्रोवाइड करना इनके लिए एक चैलेंज हो सकता है। उसके अलावा कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी, इसके बाद क्या होगा कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज में इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में, तो वो यूजुअली हो सकता है कि माइग्रेशन के थ्रू ही हो। माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रूट बन जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन के आने का। सो माइग्रेशन जो है वो अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्जेंसीज हैं कंट्रीज के बीच में भी, रियल वेज में। अब देखिए माइग्रेशन एक इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो रही है, देखिए कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां का जो टैलेंटेड पीपल है उनको वेज डिफरेंस काफी दिखता है कि एक पर्सन को यूएस हायर कर रहा है, वहीं पे मान लो कि उसको कोई और कंट्री, सपोज कीजिए बांग्लादेश वाले, खुद बांग्लादेश का कोई पर्सन है उसको बांग्लादेश वाले हायर कर रहे हैं और या फिर उसको यूएस वाले हायर कर रहे हैं। बांग्लादेश में उसको लेसर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसका वेज कम मिलेगी। ठीक है, सो और क्लाइमेट से काफी ज्यादा, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहाँ पे क्लाइमेट का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इन कारणों की वजह से लोग जो है, जो टैलेंटेड पीपल है, वो ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं और वो डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेट करने का सोचते हैं। ठीक है, माइग्रेट कर भी रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमीज के लिए। मतलब क्योंकि लोग जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो अपने देश का भी बहुत भला करते हैं, फायदा करते हैं, जिस कंट्रीज में वो जाते हैं वहां का भी फायदा करते हैं। ओरिजिन कंट्री का कैसे फायदा हो रहा है कि एक तो उनके लोगों को जॉब मिल रही है बाहर, ठीक है, और वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में पैसा वापस भेजते हैं, एक चीज। डेस्टिनेशन कंट्री को वो अपना सारा उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ओरिजिन कंट्री को दूसरा फायदा क्या होता है कि देखिए, जैसे यूएस की, जो हमारे यहाँ से आईटी का टैलेंट वहां पे गया था, वहां पे सब कुछ उन्होंने सीखा, सारा इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट लर्निंग्स की, तो वही एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन जब इंडिया आई तो उन्होंने इंडिया की आईटी, मतलब यूएस की सिलिकॉन वैली के जो एक्सपेट्रिएट्स इंडिया आए, उन्होंने इंडिया की आईटी सेक्टर को नर्चर करने में बहुत हेल्प की कि अब इंडिया वन ऑफ द लीडर है आईटी सेक्टर में। ठीक है, ये चीज है। उसके अलावा चैलेंजेस इसने क्या दिखाए कि पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब पूरे ग्लोब में जो पॉपुलेशन है वो काफी अनप्रेसिडेंटेड पेस से बढ़ रही है। ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन वर्कर के लिए बढ़ रहा है। ठीक है, और आने वाले टाइम में मतलब ये और कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अबाउट 184 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। अब दूसरी माइग्रेशन के साथ क्या दिक्कत है कि अप्रोक्सीमेटली अगर मान लीजिए कि 184 मिलियन पीपल हैं पूरी दुनिया में, मतलब इन जनरल जितने टोटल पॉपुलेशन माइग्रेट की है, यानी कि इंडिया से अमेरिका गए हैं, इंडिया से कनाडा गए हैं, इंडिया से यूके गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड ओवर 184 मिलियन पीपल जो हैं, उनमें से मतलब इन लोगों को 184 मिलियन पीपल को उनकी जिस कंट्री में उन्होंने माइग्रेट किया है वहां पे उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही है। ठीक है, और इनफैक्ट 37 रिफ्यूजी पीपल हैं जो अलग अलग कारणों की वजह से माइग्रेट किए हैं, उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिल रही है। अब माइग्रेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दी गई थी। उसमें बोला है कि वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया है कि पॉलिसीज को इस हिसाब से बनाना चाहिए कि जिस कंट्री से लोग माइग्रेट कर रहे हैं और जिस कंट्री में लोग माइग्रेट कर रहे हैं उन दोनों को फायदा हो। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बोला कि ओरिजिन कंट्री जो है वो मतलब लेबर माइग्रेशन को, मतलब जैसे सपोज कीजिए यूएस में बहुत लेबर आती है, बहुत लोग जाते हैं जॉब के लिए, यूएस को लेबर माइग्रेशन को अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजीज में डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहिए। दूसरा, अब सपोज कीजिए कि यहां से चाइना से, जापान से, इंडिया से जो लोग यूएस जाते हैं वहां पे उनको बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। तो डेस्टिनेशन कंट्री को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो बाहर की पॉपुलेशन आई है, जो आपकी ग्रोथ में इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, आप उस पॉपुलेशन को वेलकम्ड फील कराओ। आपकी अपनी पॉपुलेशन जो नेटिव लोग हैं, अगर उनके मन में कोई सोशल एक रीजंस हैं, कुछ भी उनके मन में कोई डाउट्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसको एड्रेस किया जाए ताकि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो सेफ फील कर सके। दूसरा, एक मैच मोटिव फ्रेमवर्क बोला उन्होंने। मैच मोटिव फ्रेमवर्क का मतलब है कि मैच का मतलब है कि जो लेबर इकोनॉमिक्स है, ये लेबर इकोनॉमिक्स की एक टर्म है मैच एस्पेक्ट। तो इसमें क्या है कि माइग्रेंट, ठीक है, एक पर्सन अगर यहां से यूएस मूव कर रहा है तो यूएस को जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, इस स्किल वाला पर्सन जो है वो वहां पे जाए, यानी कि जो डेस्टिनेशन कंट्री की रिक्वायरमेंट है स्किल की, उसके अकॉर्डिंग पर्सन वहां पे जाए। मोटिव यानी कि उसको मैच किया जाए जिस अपॉर्चुनिटी, मतलब जिस कारणों की वजह से, जिन सर्कमस्टांसेस के अंडर इस पर्सन को इंडिया से यूएस माइग्रेट करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं मैच मोटिव फ्रेमवर्क। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इसको भी अपनी पॉलिसीज में ऐड किया जाए। ये इस रिपोर्ट के बारे में था। नेक्स्ट है इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट नेविगेटिंग द स्टॉर्म, ये हेडिंग डाल के इस टाइम, मतलब ये टाइटल देके इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की गई थी, उसको वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है। अब इसने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट किया है कि 2022-23 में इंडिया जो है 6.9% की ग्रोथ के साथ आगे ग्रो करेगा। बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि मतलब कि इंडिया की ग्रोथ जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो मतलब कंपैरेटिवली हो सकता है कि स्लाइटली स्लोअर भी वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ग्रो करे। तो ये भी इन्होंने एक बात बोली है। अब वही सारे रीजंस हैं कि इंडिया की बाकी दुनिया में जो कंपैरेटिवली ग्रोथ रेट्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन इंडिया ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के एस्पेक्ट में थोड़ी सी रेजिलियंस शो की है कि पूरी दुनिया में एक डिटीरियोरेटिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो फिर भी कंपैरेटिवली स्टेबल है। ठीक है, और इसका रीजन ये बोला गया है कि मतलब कि इंडिया में एक प्राइवेट कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज्यादा है। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, जिसकी वजह से मार्केट में स्टिमुलस बना रहता है।
उसके अलावा इंडिया की बहुत ज्यादा डोमेस्टिक डिमांड है और हमारी कंट्री इंटरनेशनल के जो ट्रेड फ्लोज हैं उससे थोड़ा सा जो फर्क पड़ता है, तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड और सरकार मिलकर उसको बैलेंस आउट कर लेते हैं। उसके अलावा हमारी कंट्री में मतलब डोमेस्टिक डिमांड कंपैरेटिवली बढ़ ही रही है, ठीक है। सो ये सारी चीजें को मिला के, उसके अलावा प्रूडेंट हमारी पॉलिसी को मैच करके, इन कारणों की वजह से ग्लोबल जो स्पिल ओवर है, मतलब ग्लोबल जो नुकसान चल रहा है, दिक्कतें चल रही हैं, उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट इंडिया पे देखने को मिलता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये बात बोलनी है इन्होंने। नेक्स्ट है कि चैलेंजेस क्या है। इम्पैक्ट ऑफ टाइटनिंग ग्लोबल मॉनिटरी पॉलिसी साइकिल, मतलब पूरी दुनिया में मॉनिटरी पॉलिसी यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी का साइकिल जो है वो थोड़ा टाइटनिंग हुआ है। चाहे किसी भी कंट्रीज में ले लीजिए, वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा हुई तो उन्होंने अपनी मॉनिटरी पॉलिसीज को कैलिब्रेट किया। उसके अलावा ग्रोथ रेट ग्लोबली बहुत कंपैरेटिवली कम हो रहा है। उसके अलावा कमोडिटीज के प्राइसेस जो है, यानी कि कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है। इसकी वजह से हमारी कंट्री में भी डोमेस्टिक डिमांड, प्राइवेट कंजम्पशन जो है कंपैरेटिवली कम हुई है, ठीक है। उसके अलावा स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ विल, अब अगर ग्लोबल ग्रोथ और स्लो होती है तो उससे इंडिया के एक और चीज है, एक तो कि हमारा कंट्री में डिमांड कम हुई क्योंकि बाहर सिचुएशन ऐसी है। दूसरा, हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल अगर पैसे की कमी है, इंटरनेशनली अगर रिसेशन है थोड़ा सा, तो हमारी चीजों का डिमांड कम होगा, ठीक है। सो ये चीज है। इस रिपोर्ट ने हमें कुछ सजेशन दिए हैं कि इंडिया अगर चाहे तो रीन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर में काफी ज्यादा जॉब क्रिएशन कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने काफी अच्छे एनडीसी टारगेट्स, ऐसे टारगेट सेट किए हुए हैं। तो उन टारगेट्स के अंडर को फुलफिल करने के लिए इंडिया काफी काम कर रहा है अपने रीन्यूएबल और ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सारे सेक्टर्स में, तो वहां पे जॉब क्रिएशन हो सकती है। उसके अलावा मतलब कि हमें वी शुड ट्राई टू लिमिट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल स्पिल ओवर ऑन ग्रोथ। हमारा ग्लोबल स्पिल ओवर का जो चांस है, जो हमारा इंपैक्ट होगा हमारी कंट्री के ऊपर, उसको हम अपनी पॉलिसी में इंटरवेंशन करके उसको संभाल सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट देखिए, लॉजिस्टिक क्या होता है, प्रोडक्शन से लेके एक्सपोर्ट तक के बीच में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वो आपका ट्रेड है, लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनवॉइस, ये वो सारी चीजें होती है ना, तो वो सारा लॉजिस्टिक्स के अंडर आता है। सो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बताया कि इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। 2-3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि अगर कोई भी चीज 100 रुपए की बिकती है तो उसमें 23% जो कॉस्ट होती है, उसका 23% कॉस्ट जो है वो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होती है, ठीक है। अगर 100 रुपए की है तो 23 रुपए जो है लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आती है। तो हमें अगर अपना एज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले अपनी लॉजिस्टिक की कॉस्ट को डिक्रीज करना होगा, क्योंकि अगर डेवलप्ड कंट्रीज का देखें तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 14% कॉस्ट होती है लॉजिस्टिक्स की। तो हमें अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम करने के लिए काम कर रहे हैं, हमने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लेके आए हैं, तो हम इस पे, हमारी गवर्नमेंट इस फ्रंट पे काम कर रही है। तो इस रिपोर्ट में क्या है कि ये एक बेंचमार्क टूल है जो कंट्रीज को हेल्प करता है ये फाउंड आउट करने में कि हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, इसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, और कैसे हम अपने ट्रेड लॉजिस्टिक्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं और ग्लोबली मोर कॉम्पिटेंट हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें रिलायबल सप्लाई चेन को कैसे बनाया जाता है, कैसे रिलायबल सप्लाई चेन कनेक्शंस बिल्ड किए जाते हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स अगर हमें इनिबिट कर रहे हैं तो उनको कैसे इंप्रूव करें, ठीक है, या फिर क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज को कैसे इंप्रूव किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे बिल्ड किया जाए ताकि हमारी लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो और हमारा लॉजिस्टिक की पॉलिसी जो है और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो। तो ये चीजें इसमें फोकस की जाती हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 हमें, मतलब ये जो रिपोर्ट है इसमें 139 कंट्रीज को कंपेयर किया गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इसने मतलब स्पीड ऑफ ट्रेड की, कितना फास्ट ट्रेड होता है, उसको भी अपने इंडिकेटर्स में ऐड किया है। सिंगापुर और फिनलैंड जो है उनका मोस्ट एफिशिएंट एंड हाईली रैंक्ड कंट्रीज आई है कि इनका लॉजिस्टिक सबसे अच्छा है। इंडिया का रैंक 38 आया है, ठीक है, और इंडिया कंपैरेटिवली पिछले साल से हमने बेटर किया, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको पॉलिसी आई है तो धीरे धीरे हमारी और ज्यादा चीजें ठीक होंगी। प्लस गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पुश है बिजनेसेस को एज करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए वर्ल्ड ओवर से, ताकि इंडिया में लोग बिजनेस एस्टैब्लिश करें। दो मेजर फैक्टर जो इंडिया की ग्रोथ में इस बार आए हैं, मतलब जो हमारा ग्रोथ इंप्रूव हुई है, हमारे रैंकिंग इंप्रूव हुई है, उसका मेजर रीजन एक है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, और दूसरा है कि डिजिटलाइजेशन, ठीक है। सो ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से हमने काफी एक लीप फ्रॉग अचीवमेंट हासिल की अपनी ग्रोथ में। उसके अलावा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई है अगली, ये भी वर्ल्ड बैंक ने इसको पब्लिश किया है। ये जो है इसका देखिए टाइटल, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट करेक्टिंग कोर्स, ठीक है। सो ये इसका टाइटल है। सो ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन, देखिए इसमें 3-4 मेजर फाइंडिंग है। सबसे पहले कि ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो बोल रहे कि
2011 से 15 की बात करें तो एकदम से बहुत ज्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ था। वहीं कहते हैं कि फिर आने वाले टाइम में थोड़ा धीरे धीरे पॉवर्टी रिडक्शन होता रहा, लेकिन कोविड-19 के पेंडेमिक आया, फिर उसके बाद यूक्रेन वाला वॉर आ गया, तो जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है फिर से खराब सिचुएशन होने लग गई है। सो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट जो है, मतलब पहले पॉवर्टी डिक्लाइन फास्ट हो रहा था, अब पॉवर्टी डिक्लाइन जो है वो मतलब थोड़ा कम फास्ट तरीके से हो रहा है। पॉवर्टी रिडक्शन जो है स्लो हुई है। हमारी पॉवर्टी मतलब अभी कंपैरेटिवली मतलब ये समझिए कि पहले अगर 10 लोगों को हम एक साल में पॉवर्टी लाइन से बाहर लेके आ रहे थे, अब सिर्फ हम 2 या 3 लोगों को ही लेके आ पा रहे हैं। सो ग्लोबल गोल हमारा है, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हमारा यही कहता है, ग्लोबल गोल भी यही कहता है कि हमें 2030 तक हमारी वर्ल्ड में पॉवर्टी को खत्म करना है, कि एंड द एक्सट्रीम पॉवर्टी। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, नो पॉवर्टी। ठीक है। सो पॉवर्टी लाइन देखिए कि 2020 में अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन पीपल जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से के अंदर और ज्यादा चले गए हैं। और ये लार्जेस्ट 1 ईयर का इंक्रीज है कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल एकदम से पॉवर्टी लाइन में धकेले पहली बार मतलब गए हैं, धकेले नहीं है, गए हैं वो। ठीक है। सो उसके अलावा करंट ट्रेंड्स की अगर बात करें तो 574 मिलियन पीपल, नियरली 7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एक दिन में $2.15 से नीचे मतलब चल रही है, और इसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो अफ्रीका में प्रेजेंट हैं। इससे पॉवर्टी से क्या होता है, इनइक्वालिटीज आती हैं। पुअरेस्ट बोला जा रहा है कि देखिए कि यूजुअली मतलब पुअरेस्ट जो पीपल हैं उनका इकोनॉमिक लॉस कंपैरेटिवली कोविड-19 के टाइम पे, जो पुअरेस्ट पीपल हैं उनका इकोनॉमिक लॉस ज्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू रिच पीपल, वेल्दी पीपल। ठीक है। इनकम लॉसेस एवरेज 4% फॉर द पुअरेस्ट, 40%, डबल द लॉस ऑफ द वेल्दीएस्ट 20% ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बहुत ज्यादा लॉस कंपैरेटिवली भी अगर बात करें तो वेल्दियों से ज्यादा नुकसान जो है, परसेंट नुकसान गरीबों को हुआ है। ग्लोबल इनइक्वालिटी इंक्रीज करती जा रही है, और हमारे डेकेड में पहली बार हुआ है कि ग्लोबल इनइक्वालिटी अगर कंपेयर करें मतलब एक पिछले साल के हिसाब से, तो इस बार सबसे ज्यादा मतलब कंपैरेटिवली इनइक्वालिटी जो है वो राइज की है, और पहली बार हुआ पूरे डेकेड में कि इनइक्वालिटी पिछले साल के मुकाबले में इंक्रीज हुई है। अदरवाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी को धीरे धीरे कम ही करें। सो ये चीज है। सो नेक्स्ट उसके अलावा नेशनल पॉलिसी रिफॉर्म चाहिए अगर प्रोग्रेस को वापस से लेके आना है और पॉवर्टी को कम करना है। सो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है 3 फ्रंट के ऊपर काम कर सकती है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है ब्रॉड बेस्ड सब्सिडीज को बंद कर दे और टारगेटेड जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए पॉलिसी लेके आए, यानी कि कैश ट्रांसफर्स जो है वो टारगेटेड ग्रुप को हो, मतलब बड़ी बड़ी सब्सिडीज जैसे कि फर्टिलाइजर ये वो सब्सिडीज लेके आई जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो रिच सेक्शन है वही सब्सिडीज का फायदा उठा लेता है। तो हमें ये चीज को कम करना है, जिन लोगों को सच में जरूरत है, जो पुअर है, वल्नरेबल है, उनको हमें हेल्प करनी है। दूसरा, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कि हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ में फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। कैसे कि हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है हमें एजुकेशन सेक्टर में, रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, ताकि आज फिर भी हम चल रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में हमारा कि हमारा आने वाले टाइम में ज्यादा फायदा हो। ठीक है। सो ये चीज है। दूसरा, मोबिलाइज डोमेस्टिक रेवेन्यूज विदाउट हर्टिंग द पुअर। अब हमें डोमेस्टिक रेवेन्यू इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। सरकार के पास जो पैसा आता है उसको इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो पैसा इंक्रीज करते हुए हमें ध्यान रखना है कि पुअर लोगों की जेब में से हम और ज्यादा स्क्वीजिंग आउट ना करें। ये कैसे किया जा सकता है कि रेदर देन हम जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, कार्बन टैक्स है, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसको इंक्रीज करेंगे तो हम अमीरों से पैसा खींच रहे हैं लेकिन पुअरेस्ट सेक्शन जो है वो अनहर्ट रहेगा कंपैरेटिवली। ठीक है। अगर हम बाई चांस देखिए, एक होता है एक्साइज, ठीक है, एक्साइज टैक्सेस हैं, और दूसरे हैं मतलब कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है या फिर डायरेक्ट इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। ये जो है प्रोपोर्शनेट उस पे काम करते हैं और अमीरों की पॉकेट से ज्यादा पैसा आएगा। एक्साइज टैक्स अगर इंक्रीज किया जाएगा तो सबका ही नुकसान होगा। सभी लोग, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, अगर 2% टैक्स बनता है तो सबको 2% ही देना पड़ेगा। तो इसके केस में क्या किया जा सकता है कि अगर हमें एक्साइज टैक्स इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती भी है, जीएसटी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती भी है, तो हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो गरीब सेक्शन के लोग हैं ना, उनको दोबारा टारगेटेड बेनिफिट देके, डीबीटी करके, कुछ भी तरीके से उनको ये पैसा जो है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। सो ये चीज इसमें बोली है। इंडिया में स्टेट ऑफ पॉवर्टी क्या है? वर्ल्ड बैंक बोलता है कि पॉवर्टी जो है इंडिया में लास्ट डेकेड में डिक्लाइन हुई है, लेकिन वो उतना फास्ट पेस से डिक्लाइन नहीं हुई जितना हमने सोचा था। एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में कंपैरेटिवली तो ये ऑलमोस्ट इसका यही ट्रेंड है
मेजर बात अगर देखें तो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन, अगर इंडिया में बात करें तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग की एक टास्क फोर्स जो है वो कैलकुलेशन करती है कि कितने पीपल अबव पॉवर्टी लाइन है, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके अलावा ये डेटा यूज करती है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा होता है, ये जो बॉडी है डेटा कलेक्ट करती है, और ये बॉडी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी कि मॉस्पी के अंडर है ये बॉडी। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस के ऊपर देखते हैं कि कौन पर्सन अबव पॉवर्टी है या बिलो पॉवर्टी है, हम इनकम लेवल के हिसाब से नहीं देखते हैं। ठीक है, एवरेज उसने कितना कंजम्पशन किया है उस चीज को हम देखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है। इसमें मेजर फाइंडिंग्स ये हैं कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, एक्चुअल में हुआ है कि लास्ट ईयर हमारा 130 रैंक था, इस बार हमारा 132 रैंक हो गया, यानी कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स पे हम नीचे आए हैं, हमने परफॉर्मेंस अपनी खराब की है। ठीक है, और ये इसका वन ऑफ द फैक्टर हमारी कंट्री में कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट है। अब इसमें क्या हाईलाइट्स हैं कि देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला कि इंडिया में स्पेसिफिकली लोग जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार नहीं है। फायर्स, फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हुई है, स्टॉर्म्स बड़े हैं, साइक्लोन्स आए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ह्यूमन एंथ्रोपोसीन यानी कि ह्यूमन के इम्पैक्ट की वजह से भी जो डिजास्टर्स आ रही हैं, मैनमेड डिजास्टर्स यानी कि जैसे फॉरेस्ट फायर या इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये सब वाला, और इन जनरल जो प्लेनेटरी डिस्टर्बेंसेस की वजह से वोल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो इन किसी भी चैलेंज के लिए हमारी पॉपुलेशन अभी तैयार नहीं है। दूसरा क्या हुआ है कि हमारी कंट्री में क्या इन जनरल वर्ल्ड ओवर इंसेक्ट की पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। इंसेक्ट की पॉपुलेशन का डिक्रीज होने का क्या इंपैक्ट है कि देखिए, इंसेक्ट जो होते हैं बहुत तगड़े पॉलिनेटर होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अमंग द प्लांट एंड फूड प्रोडक्शन एंड इस सब के लिए इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी अगर पॉपुलेशन होती है तो उसकी बहुत वाइडर रेमिफिकेशंस होगी जितनी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी भी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। उसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक इस टाइम पे हर जगह है। ठीक है, गार्बेज पैचेस आप लगा लो कि ओशन में भी प्लास्टिक है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में भी प्लास्टिक है, माउंटेन टॉप पे भी प्लास्टिक है, और लोगों के ब्लड और लंग्स तक में प्लास्टिक है। तो ये है इसके बारे में। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है ये एक जेंडर इनइक्वालिटी का एक मेट्रिक है। इसमें 3 चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। ठीक है, इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में रैंक 122 आया है। ठीक है, ये इसके बारे में था। नेक्स्ट रिपोर्ट जो हम करेंगे वो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022, ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको पब्लिश किया है। अब साइबर सिक्योरिटी नाम में है, तो सीधी बात देखिए कि इस रिपोर्ट में क्या हो रहा है कि साइबर के जो रिस्क हैं, साइबर अटैक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली बढ़ गए हैं। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है, कोविड-19 में डिजिटलाइजेशन और ज्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से हमें 2021 में देखने को मिला है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर आया है, सबसे ज्यादा राइज देखने को मिला है साइबर अटैक्स में। राइज कितना हुआ है, 151% का राइज देखने को मिला है हमें साइबर अटैक्स में। उसके अलावा ऑन एन एवरेज हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 270 साइबर अटैक हुए हैं। इससे क्या हो रहा है कि देखिए, साइबर अटैक हो गया, एक बात आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गई, और पर्सनल इंफॉर्मेशन के ब्रीच होने की वजह से एक कंपनी को ऑन एन एवरेज 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है। ठीक है, ये भी एक चीज है। अभी मतलब एक और इंटरनेशनल लेवल पे देखा गया कि नैस्डैक पे जितनी भी कंपनी, नैस्डैक यूएस का एक्सचेंज है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहां पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, उन्होंने देखा कि जो कंपनीज के ऊपर साइबर अटैक्स हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत डिक्लाइन की है, और 3% के आसपास उनकी परफॉर्मेंस नीचे आई है, और ये इम्पैक्ट जो है 6 महीने के आसपास तक ये इम्पैक्ट रहा था। उसके अलावा डेंजरस रैंसमवेयर अटैक बढ़े हैं, आपने देखा होगा हमारे एम्स पे अटैक हुआ, हमारे इसरो पे अटैक हुआ। ठीक है, इनफैक्ट हमारे पीएम मोदी जी का जो ट्विटर हैंडल था उसको हैक किया गया, और जो भी सारी हमें फेक थी, नॉन फेक थी, जिस भी तरीके की हमारे पास न्यूज आई है, तो उनके हिसाब से भी ये देखने को मिला कि साइबर अटैक्स या फिर रैंसमवेयर के अटैक जो है कंपैरेटिवली बहुत बड़े हैं। अगर आपको रैंसमवेयर के ऊपर डिटेल में देखना है, साइबर अटैक्स के बारे में डिटेल में देखना है, तो उसके ऊपर एक होलिस्टिक हर टाइप का अटैक, वायरसेस, रैंसमवेयर, जितने भी टाइप की चीजें हैं वो सारा वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, उसके अलावा साइबर रेजिलियंस के ऊपर बोला गया है कि देखिए, लोगों का प्रायोरिटी नहीं है,
देखिए एक कोई कंपनी है, उसको वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसको सप्लाई चेन डेवलप करनी है, उसको स्केलिंग करनी है, उसको कस्टमर लिंक्स बनाने हैं, उसको अपना रॉ मटेरियल सोर्स करना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग के पे ध्यान देना है, उसको मार्केट की डिमांड को समझना है, उसको अपना फंडिंग को मैनेज करना है, इन्वेंटरी स्टॉक्स को मैनेज करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सो दिक्कत यह है कि इतनी सारी चीजों की वजह से बहुत सारी कंपनीज का साइबर सिस्टम के ऊपर, साइबर अटैक्स या साइबर वाला जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस कम होता है, तो जिसकी वजह से ये लोग इस लूप होल का फायदा उठा के मतलब जो फ्रिवलस एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में वो चीजें करती हैं। अब देखिए अगर चैलेंजेस क्या हैं, देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि देख, अब इसमें चैलेंजेस क्वेश्चन आ सकता है कि साइबर अटैक्स इतने बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब स्पेसिफिकली मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस व्हेन वी इट कम्स टू हैंडलिंग दो साइबर अटैक्स। तो सबसे पहले देखिए रिस्पॉन्स टाइम, कंपनीज जो है 280 दिन लेती हैं ऑन एन एवरेज। अगर किसी कंपनी के ऊपर साइबर अटैक हुआ है तो उसको 280 डेज लग जाते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि अटैक कहां से हुआ, क्या हुआ है, और उस अटैक को रिस्पॉन्ड करने में। दूसरा बात कि कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास स्किल सेट ही नहीं है, ठीक है, उनको मतलब सिर्फ 2/3 ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं चैलेंजेस को, मतलब इन द सेंस कि उनके पास स्किल वर्कफोर्स की शॉर्टेज होती है, अपनी अच्छी टीम की शॉर्टेज होती है जो अटैक के विद रिस्पेक्ट टू रेजिलियंस क्रिएट पाए। उसके अलावा अगर स्किल्ड वर्कफोर्स आती भी है तो मतलब रिटेनिंग द स्किल फोर्स भी एक एडिशनल चैलेंज है। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि प्रायोरिटाइजेशन कम है कंपैरेटिवली। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 वाली आई है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड इसको बोलते हैं। तो इसने ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की है, अंकटाड ने, ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाली बॉडी ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट लेके आई है। अंकटाड की ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में अगर कंपेयर करें तो इंडिया में 7th लार्जेस्ट नंबर ऑफ एफडीआईज आती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एफडीआईज देखिए कहां आती हैं, सबसे ज्यादा एफडीआईज आती हैं यूएस में, ठीक है, मतलब इन सेंस कि ये एक बार देखते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे आती हैं, कौन से स्टेट में आती हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा किस कंट्री से आती हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा किस सेक्टर से आते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो 2021 के मामले में अगर कंपेयर करें 2020-21 और 2019-20 को, ठीक है, कंपेयर करें तो सबसे पहले देखिए कि हमारी एफडीआई जो है वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है। 2019-20 वाला जो साल था उसमें हमें 81,973 हमें अप्रोक्सीमेटली इतने मिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई आई है। उसके अलावा अगर हम 21-22 की बात करें, ठीक है, सबसे पहले सॉरी पहले देखिए 19-20 में हमें 74 मिलियन 391 मिलियन की एफडीआई आई है। उसके बाद अगर बात करें 2020-21 में हमें 81,973 की एफडीआई आई है। उसके अलावा 2021-22 की बात करें तो हमें 84,835 मिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई आई है, यानी कि हमारी कंट्री में एफडीआई जो है वो इंक्रीज हो रही है टाइम टू टाइम। उसके अलावा इक्विटी इनफ्लो हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है, 76% का इंक्रीज आया है पिछले साल के मुकाबले इस साल में देखने को। अगर देखें तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा एफडीआई कर्नाटका में आती है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरे पे दिल्ली में, चौथे पे तमिलनाडु, देन हरियाणा में। सबसे ज्यादा एफडीआई हमारी कंट्री में सिंगापुर से आती है, देन यूएसए से आती है, देन मॉरिशस, देन नीदरलैंड, देन स्विट्जरलैंड से आती है। अगर टॉप सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आती है 24.60%। उसके अलावा सर्विस सेक्टर में आती है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये वाले सारे सेक्टर्स में, कुरियर, टेस्टिंग, एनालिसिस, ये सारे सेक्टर्स में, आर&डी वगैरह में। दूसरे नंबर पे हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में आती है, तीसरी हमें ट्रेडिंग सेक्टर में आती है, और चौथे नंबर पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आती है। अब देखिए ग्लोबल इंपैक्ट, यूएस जो है हमारी कंट्री में सबसे बड़ा मतलब कि हमारी कंट्री से इन सेंस नॉट हमारी कंट्री में, ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा ग्लोबल लेवल पे एफडीआई जो है यूएस में गई है, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे हांगकांग, तो इनमें रिस्पेक्टिवली इतनी एफडीआई गई हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक ट्रेंड है, बेसिक कुछ डेटास हैं। सो उसके अलावा मतलब ये बोला जा रहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ट्यून में एफडीआई जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वो करनी चाहिए, तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, सेम है। उसके अलावा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 वाला का हेडिंग था अनपैकिंग डेप्रीवेशन बंडल, कि डेप्रीवेशन के बंडल को अनपैक करना है, अनपैकिंग डेप्रीवेशन बंडल टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक सबसे होलिस्टिक तरीका है पॉवर्टी फाइंड आउट करने का पूरे वर्ल्ड में। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस इसको रिलीज करता है। ये जो रिपोर्ट है ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंडर इसको डेवलप किया जाता है,
OPHI प्लस यूएन डेवलपमेंट UNDP मिलकर इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है, और रिलीज करते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को कवर किया जाता है। और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, इसमें UNDP की मतलब कि इसको, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, इसको 2010 से इसको पब्लिश किया जाता है और इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, इसमें 3 डायमेंशन है बेसिकली, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, और 3 डायमेंशन के अंडर 10 इंडिकेटर को कैलकुलेट किया जाता है। प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के। तो देखिए यहाँ पे अगर लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें तो लिविंग स्टैंडर्ड किसी भी पर्सन का कहां से जज होता है कि वो चूल्हा यूज कर रहा है या फ्यूल यूज कर रहा है या LPG यूज कर रहा है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स, यानी कि उसके पास मूवेबल इमूवेबल कितने एसेट्स हैं। उसके अलावा स्कूल, अगर एजुकेशन में देखें तो कितने स्कूल अटेंडेंस कितनी है और टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग कितने हैं किसी पर्सन के। हेल्थ के एक्सपेक्ट में देखें तो चाइल्ड मोर्टिलिटी कितनी है और न्यूट्रिशन का क्या रूल है। तो ये चीजें जो है इसमें ऐड की जाती हैं। अगर ग्लोबली देखें तो 4.1 मिलियन पीपल जो है वो पुअर हैं और वो 10 इंडिकेटर्स में बहुत नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया की अगर फाइंडिंग्स देखें तो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि इंडिया फिर भी इसने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है और ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि 2030 तक का हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का देखिए टारगेट जो है वो 2030 तक है। तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी का। तो हो सकता है कि हम फुल फ्लेजेडली तो उसको अचीव ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हो सकता है कि हम 50% इस गोल को अचीव कर लें। 2000 इंडिया में 41.5 करोड़ पीपल जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से निकले हैं, अगर 2005 से 2021 का डेटा देखें तो इतने लोगों को हमने इसमें से निकाला है पॉवर्टी में से। इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली हमारी कम हुई है, मतलब इन सेंस कि हमारा एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है। 2022 में 2022 वाली जो इसकी एडिशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की, ये 27th एडिशन है। इसको पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर यानी कि UNDESA नाम की एक बॉडी है, इसका मतलब पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो है इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और इस बार ये इस रिपोर्ट की 27th एडिशन है। ये रिपोर्ट हर 2 साल बाद एक बार आती है और ये 1951 से इसको पब्लिश किया जा रहा है। बाई एनुअल है। बाई एनुअल का मतलब होता है जब ए आ जाता है ना, बाई एनुअल यानी कि 1 साल में 2 बार, और बाई इनियल वर्ड आ जाता है तो यानी कि 2 साल, मतलब 1 साल में 2 बार पहली वाली और दूसरी 2 साल में 1 बार, ठीक है। तो ये बात है। अब इसमें बोला गया है कि इट प्रेजेंट्स द पॉपुलेशन एस्टिमेट कि 1950 से लेके अब तक 237 कंट्रीज के पॉपुलेशन का क्या सिचुएशन होगी, बढ़ रही है, घट रही है, डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या है, वो इस रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। लेटेस्ट असेसमेंट में सारे मतलब जो नेशनल पॉपुलेशन सेंससेस हैं उनको यूज करके इसका निकाला गया है। मेजर फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट की? सबसे पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ग्रो करती रहेगी, और लेकिन पेस कितनी स्पीड पे ग्रो कर रही है वो स्पीड कम हो जाएगी। ग्लोबल पॉपुलेशन बोला जा रहा है कि 2030 तक 8.5 मिलियन हो जाएगी। 2022 में पॉपुलेशन आपकी जो है 8 बिलियन रीच कर चुकी है। इंडिया लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड की बन चुकी है, चाइना को सरपास कर चुका है। 8.5 बिलियन 2030 तक, 9.7 हो जाएगी 2025 तक, 10.4 बिलियन हो जाएगा 2100 ईयर आते आते, ठीक है। 2020 में ग्लोबल पॉपुलेशन पहली बार हुआ था कि मतलब फर्स्ट 1950 से अब तक पहली बार हुआ था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1% से नीचे आई थी, मतलब डिक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ था, वो कोविड-19 में बहुत ज्यादा डेथ्स होने की वजह से। उसके अलावा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रो जो है मतलब वो हर कंट्री का अपना है। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ग्रोथ रेट कम है बहुत ज्यादा, और जो मतलब लेसर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, लो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें इंक्रीज हो रही है। तो दूसरा बात बोल रहे हैं कि 2050 तक जो पॉपुलेशन इंक्रीज होना है ना, उस पॉपुलेशन का आधा हिस्सा तो इन 8 कंट्रीज में से इंक्रीज हो रहा है। कोंगो, इजिप्ट, इथोपिया, इंपॉर्टेंटली इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया, ठीक है। तो इन कंट्रीज में इंक्रीज काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग भी हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उसमें ओल्डर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फर्टिलिटी कहते हैं कि पॉपुलेशन का थोड़ा पेस डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है 25 to 64 ईयर के, मतलब फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 25 से नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो अडल्ट की पॉपुलेशन यानी कि 25 से 64 वाला जो एज ग्रुप है उसमें पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। सो ये इसके कुछ फाइंड आउट की गई बातें हैं।
आई थिंक अप्रोक्सीमेटली यही सारी बातें हैं। बाकी एक बार पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगी, वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में आया था, ये लास्ट रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं हम। सो ये 2023 में आया था। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इसको रिलीज किया है, इस रिपोर्ट को। सो इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी रिपोर्ट है। इसमें ये बोला गया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, मतलब पहले आई थी रिपोर्ट तो इसने बोला था कि इंडिया ट्रैक पे है कि आने वाले टाइम में इंडिया फास्ट सबसे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा 2022 में। तो बन जाएगा नहीं, इंडिया ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2% है। और टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जो विमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, तो वो वुमेन, मतलब कि जो अभी चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के एज ग्रुप में है, तो वो वुमेन कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रही हैं, एक वुमेन अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे प्रोड्यूस करती है। तो इंडिया में एक वुमेन ऑन एन एवरेज अपने लाइफ टाइम में 2 चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रही है। तो ये इंडिया का फर्टिलिटी रेट है। और ये 2 जो होता है ना, ये रिप्लेसमेंट लेवल होता है, यानी कि 2%, 1 मैन एंड 1 वुमेन आर प्रोड्यूसिंग 2 चिल्ड्रन। तो अगर यही ट्रेंड हो तो पॉपुलेशन हमारी एग्जैक्टली रिप्लेस हो जाएगी आने वाले टाइम में, मतलब जितनी थी उतनी ही रहेगी, ना ये कम है ना ज्यादा है। ठीक है, अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया में मेन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर एज ग्रुप है और फीमेल की 74 है। कंपेयर करें इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल और वुमेन की मिला के 72.5 ईयर्स है, चाइना में 79 ईयर्स है और वर्ल्ड का एवरेज 73.5 ईयर्स है। क्लियर है यहाँ तक? सो यही पेंड करते हैं सेशन को। नेक्स्ट जो पार्ट है एक और, उसके लिए सेशन कंडक्ट करेंगे और एक और वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। सो आई होप यू पीपल लाइक्ड इट and thank you so much friends, and join the telegram channel, join and subscribe the youtube channel as well for more such updates. Thank you so much.